हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि एक साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव क्यों कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का टाइप वो क्यों होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होते हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो साउंड के बारे में हमको पता होना चाहिए, वही आज हम समझने वाले हैं। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेके आ जाओ ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सको और मेरी बातों को समझ सको। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के पहले हमको बस पता होना चाहिए कैरेक्टर्स होते क्या हैं। कैरेक्टर्स मतलब सर्टेन प्रॉपर्टीज या फिर सर्टेन ट्रेट्स जो कोई भी पर्टिकुलर वेव हो, पर्सन हो, बॉडी हो, एग्जिबिट करे, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जिससे हम उसको जज कर सकते हैं कि भाई अच्छा इसमें ये चीजें हैं, ये क्वालिटीज है। ठीक है, तो साउंड वेव के अंदर भी हमको कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने के लिए हम साउंड वेव को एक ट्रांसवर्सल वेव के फॉर्म में कंसीडर करेंगे और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब ट्रांसवर्सल वेव बनती है तभी इन कैरेक्टर्स को अच्छे से देखा और समझा जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के अलावा और कुछ समझ नहीं सकते। दैट्स व्हाई वी consider the sound wave to be a transversal wave to study these characteristics। ठीक है, बेसिकली कितने कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं बेटा? हम 5 कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। कौन से? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 ये 5 कैरेक्टर्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए एक साउंड वेव के बारे में कि साउंड वेव क्या क्या कैरेक्टर्स एग्जिबिट कर सकता है। कौन से कैरेक्टर्स एग्जिबिट करता है बेटा? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। ये 5 कैरेक्टर्स है जो एक साउंड वेव एग्जिबिट करता है। तो बारी बारी हर एक कैरेक्टर्स को हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। क्या देखेंगे भाई? वेवलेंथ का सिंबल याद रखिएगा, लैम्डा होता है वेवलेंथ का सिंबल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? लैम्डा, LAMBDA। ठीक है, लैम्डा इसका सिंबल होता है। अब लैम्डा क्या है, वेवलेंथ क्या है? एक तरीके की लेंथ है। वेवलेंथ क्या है? एक तरीके की लेंथ है। ठीक है सर, समझ गए। आपने यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है LENGTH, इसलिए आपने लेंथ बोल दिया। तो लेंथ है किस चीज की, किसकी दूरी है ये, किसकी लेंथ है ये? तो भाई जब भी हम कोई वेव बनाते हैं तो वेव कैसी बनेगी बेटा? कुछ ऐसी बनेगी वेव। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल वेव फॉर्म है। अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो कैसी बनती भाई? ऐसे, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन। अब यहां पर जो पॉजिटिव y की तरफ है, ये पॉजिटिव y होगा, ये नेगेटिव y होगा। जो पॉजिटिव y डायरेक्शन में बने हैं इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये क्या है बेटा? ये क्या है? क्रेस्ट। ठीक है, जो नेगेटिव y में बना हुआ है बेटा इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ। जो ऊपर बने क्रेस्ट, जो नीचे बने वो ट्रफ। ठीक है, अब वेवलेंथ की जब मैं बात कर रहा हूं तो वेवलेंथ होता है कोई से भी आप 2 क्रेस्ट ले लो। ठीक है, कोई से भी 2 क्रेस्ट ले लो, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक, या फिर कोई भी 2 ट्रफ ले लो, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब ये 2 पार्ट्स ले लिए मैंने, 2 क्रस्ट कौन से ले लिए मैंने? ये 2 क्रस्ट ले लिए, एक ये और एक ये 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट है एक के बाद एक। इनके बीच की दूरी बोलो, या फिर 2 ट्रफ ले लो, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ होगा एक के बाद एक, इनके बीच की दूरी बोलो। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ क्या है? 2 क्रस्ट या फिर 2 ट्रफ के बीच की दूरी, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच की दूरी। जब मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो क्रस्ट दूर हो जाएंगे, जब वेवलेंथ कम करूंगा तो क्रस्ट पास पास रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई बताए कि वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ जो है हाई है, ज्यादा है, ठीक है, तो कैसी वेव बनेगी बेटा? कुछ ऐसी वेव बनेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्रेस्ट के बीच की दूरी कितनी है? ज्यादा है ना। और कोई बोले कि लो वेवलेंथ वाला वेव बनाना है तो कैसा बनेगा उसका वेव बेटा? उसका वेव बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, देखो 2 क्रस्ट के बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक, वेवलेंथ बनाएंगे तो क्रस्ट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम करेंगे तो क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब हमको समझ में आया कि वेवलेंथ क्या है भाई? सर वेवलेंथ है 2 क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्रस्ट वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, असलियत में ये जो वेवलेंथ होती है बेटा, असलियत में जो वेवलेंथ होती है ये एक्चुअली में होती क्या है बेटा? इसका एक और कंसेप्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये एक्चुअली में होती है 4 क्वार्टर पार्ट्स। वेव के अगर आप 4 क्वार्टर पार्ट्स लेंगे उनकी बीच की दूरी। अब बोले सर ये क्वार्टर पार्ट्स क्या होते हैं, समझाओ जरा एक बार।
देख भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये है हमारी वेवलेंथ बेटा। जब आप क्रस्ट गिनते हो, जब आप क्रस्ट की स्टडी करते हो बेटा, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो वो देखो। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी को मेजर कर रहे हो, दैट इज दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी कर रहे हो ना मेजर, ये। अब देखिए इवेंचुअली आपने इसके अंदर किया क्या, आपने वेव के 4 क्वार्टर पार्ट्स को मेजर किया है। 4 क्वार्टर पार्ट्स कौन से बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे बीच में अगर एक लाइन खींच दूं स्टैंडर्ड के लिए, रेफरेंस के लिए, तो आप 4 पार्ट्स को देख पाओगे, 1 2 3 4। मतलब वेव के अगर आपने 4 क्वार्टर पार्ट्स गिन लिए, मतलब आपने एक वेवलेंथ को गिन लिया, ठीक है। अब हो सकता है, इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है दो क्रस्ट के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ बोलेंगे। हो सकता है अगर किसी ने वेव ऐसी बना दी, किसी ने वेव ऐसी बनाई, ठीक है, अब उसने क्रस्ट के बीच की दूरी नहीं गिनी, उसने 4 क्वार्टर पार्ट्स गिने। कहां से, पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर, इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक। अब यहां पे देखो 4 पार्ट्स कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 आए पार्ट 1 2 3 4। तो ये 4 क्वार्टर पार्ट्स मिलकर क्या बना लेते हैं, एक वेवलेंथ। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के क्या दो क्रस्ट या दो क्रस्ट के बीच की दूरी आ रही है क्या, नहीं। दो ट्रफ के बीच की दूरी आ रही है, नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम वेवलेंथ बोल देंगे। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये आपको गूगल के ऊपर मिलेगा बेटा, कुछ डायग्राम्स के अंदर आप कंफ्यूज हो गए। मान लो अगर किसी ने वेवलेंथ ऐसी बनाई, बोल देगा कि भाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेवलेंथ है, पॉइंट ए पॉइंट बी। क्या वो गलत है, नहीं भाई सही है। देखो 4 पार्ट्स आने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पार्ट्स आए। तो मतलब अगर आप 4 पार्ट्स गिन लो वेव के, तो आप क्या गिन लेते हो, एक वेवलेंथ गिन लेते हो। और दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ में भी इवेंचुअली होता यही है, दो कॉन्सेक्यूटिव और ट्रफ के बीच में भी होता है इवेंचुअली यही है। आप 4 क्वार्टर पार्ट्स गिनते हो वेव के, दैट इज व्हाई हम वेवलेंथ को क्या बोल सकते हैं बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, और इट इज द डिस्टेंस ऑफ द 4 क्वार्टर पार्ट्स ऑफ अ वेव टेकन फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट से अगर आप ये देखिए, जैसे कि यहां से ले लिया आपने, तो अब यहां से 4 पार्ट गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये बन गई वेवलेंथ, ठीक है, 1 2 3 4। मतलब किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर आप 4 क्वार्टर पार्ट गिनते हो वेव के, तो वो एक वेवलेंथ बन जाता है। और बच्चों के लिए डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ की खासियत क्या है बेटा, कि इसका सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कैसा दिखता है मैंने दिखा दिया, और उसकी यूनिट होती है मीटर। मीटर इसकी यूनिट क्यों होती है बेटा, क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर रहेगी। अब यहां पर कुछ यूनिट्स ऑफ मीटर आपको याद रहना चाहिए, यूनिट्स याद रहना चाहिए कि भाई नैनोमीटर दिया हुआ है, तो 1 नैनोमीटर में मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है, तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 10⁻³ मीटर, ठीक है। और एक सेंटीमीटर दिया है, तो 10⁻² मीटर। ये कन्वर्जन यूनिट्स याद रहना चाहिए आपको। हमेशा जो वेवलेंथ है वो मीटर में ही यूज करनी है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर। दैट इज व्हाई ये कन्वर्जन यूनिट्स आपको याद रहना चाहिए कि नैनोमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन क्या होती है, ठीक। किलोमीटर के तो आपको पता होना ही चाहिए बेटा, इतना तो याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के तरफ। समझ गया बेटा वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है दो क्रस्ट के बीच की दूरी या फिर दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी। और इन रियलिटी कंसेप्ट क्या है कि 4 क्वार्टर पार्ट जब आप वेव के गिनते हो तो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। 4 क्वार्टर पार्ट जब आप वेव के गिनोगे तो उसको हम वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं बेटा। अगला पार्ट में आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो होता है म्यू, ऐसा होता है वो, इसमें बन नहीं पाया, कुछ इस तरीके से होता है, वी की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन वी होता नहीं है। बुक्स के अंदर उसको वी की तरह ही लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे तो एफ यूज करो इसका सिंबल, क्या यूज करो भाई, सिंबल एफ, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा कि हम डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं कि यार उसके टॉप होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो उसकी कमाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ही इज वेरी रिच, उसके रिच होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, स्कूल आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ये कौन सा वर्ड है, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं कि भाई कितनी वेव्स बन रही है, मैं बोल रहा हूं तो वेव्स बन रही है, 1 सेकेंड में कितनी वेव बनी,
दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव बनी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बने, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बने, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी। अगर मैं बोलना शुरू करूं, कोई स्पीकर आप शुरू करो, कोई सोर्स ऑफ साउंड आप शुरू करो, तो एक सेकंड में कितनी वेव बना पा रहा है वो, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब बोले सर इसकी और क्या मतलब हो जाएगा, एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशंस एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो क्या बोले सर, कितनी वेव बनी एक सेकंड में, तो समझ में आ गया, ठीक है। कितनी वेव बनी एक सेकंड में, तो समझ में हमको आ गया कि हाँ भाई सर हमने बोला तो एक सेकंड में कितनी वेव बन गई साउंड की, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, दूसरी बात क्या बोली, इट कैन आल्सो बी सेड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। क्या होता है इसका मतलब, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक ही फिक्स पॉइंट से कितनी बार ऑक्सीलेट हो रहा है वेव, कितनी बार ऑक्सीलेट हो रहा है, मतलब इवेंचुअली बात वही है, ऑक्सीलेशन मतलब एक वेव का बनना, ठीक है। तो कितनी बार एक ही वेव बन रही है एक सेकंड में, दैट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। कितनी बार वेव बन रही है एक सेकंड में, तो वही तो हमने ऊपर भी बोला कि नंबर ऑफ वेव्स फाउंड इन 1 सेकंड। अब टेक्निकली बोलेंगे तो डेफिनेशन थोड़ी सी अगर आप लैंग्वेज चेंज कर दें कठिन लगेगी कि भाई द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड। बात वही है जो हमने बोला कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, उसको गिनने का मतलब यही है कि एक फिक्स पॉइंट से कितने बार ऑक्सीलेट हो रहा है वेव, ठीक है। ऑक्सीलेट मतलब अप डाउन ब्रो मोशन, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑक्सीलेशन अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल होता है म्यू, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है इसका। यूनिट्स होती है प्यारे बच्चों इसकी हर्ट्ज। क्या होती है यूनिट, हर्ट्ज, ठीक है। यूनिट याद रखिएगा, हर्ट्ज होती है, भूलना नहीं, HZ इसका सिंबल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी साउंड की उसकी पिच भी उतनी ही ज्यादा होगी। आप सबने कभी ना कभी ये सुना होगा कि गर्ल्स जब गाना गाती है तो उनके गाने की पिच हाई होती है, बॉयज की पिच लो होती है। पिच का मतलब अगर मैं समझाऊं पिच का मतलब, तो फॉर एग्जांपल ये आवाज में बोल रहा हूं, इसकी पिच लो है, ये आवाज में बोल रहा हूं, इसकी पिच हाई है, ठीक है। समझे पिच का मतलब, आवाज पतली है भारी होना, आवाज पतली है पिच हाई है, आवाज भारी है पिच लो है, समझे। तो गर्ल्स के जो आवाज होती है वो उनका पिच क्या होता है बेटा, हाई होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी, आवाज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। दैट इज, ये इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच भी उतनी ही ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच भी उतनी ही ज्यादा। इट मींस गर्ल्स वॉइस आर हैविंग हायर पिच एज कंपेयर्ड टू बॉयज, एंड बॉयज आर हैविंग लोअर पिच, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग लोअर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बॉयज की फ्रीक्वेंसी कम है, गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वही बात लिखी हुई है कि गर्ल्स की वॉइस की पिच हाई होती है, इसका मतलब उनके साउंड वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो भी ज्यादा रहेगी। वायलिन की अगर आप आवाज सुनो, गिटार की आवाज सुनो, इन सब की पिच ज्यादा होती है, तो इन सबकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसीज भी क्या रहेगी, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी समझ में आया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही, एक सेकंड में कितनी साउंड वेव बन रही है, दैट इज द पिच। समझ में आ गई बात, सॉरी दैट इज द फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रहेगी तो कुछ इस तरीके का वेव बनेगा, फ्रीक्वेंसी अगर लो रहेगी तो इस तरीके का वेव बनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लो बनी इस तरीके का वेव, ज्यादा बनी इस तरीके का वेव। यही बात समझ में क्लियर हो गया। मतलब अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा दूं, वेवलेंथ बढ़ा दूं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ कम कर दूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये बात भी आप समझ सकते हैं। वेवलेंथ बढ़ा दे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम कर दे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये है हाई पिच, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी बोलूं मैं, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये है प्यारे बच्चों लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में आपने कितनी साउंड वेव बनाई, एक सेकंड में आपने कितनी साउंड वेव बनाई, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी साउंड वेव बनी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है बेटा, टाइम पीरियड का सिंबल टी, टाइम पीरियड का सिंबल टी, यूनिट इसकी प्यारी सी सेकंड्स, टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड ही होती है।
टाइम पीरियड आपको बताता है फ्रीक्वेंसी की उल्टी बात। फ्रीक्वेंसी की उल्टी बात बोले सर, देख फ्रीक्वेंसी में क्या था, एक सेकंड में कितनी वेव बनी। टाइम पीरियड क्या है, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा। है थोड़ी रिवर्स बात लग रही है ना, कन्वर्स एक दूसरे का। एक सेकंड में कितनी वेव बनी, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा। ठीक है, सो द टाइम टेकन बाय अ वेव, बाय अ साउंड वेव टू कंप्लीट वन वेव फॉर्म इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होगा बेटा कि एक वेव को बनने में, एक सिंगल वेव को बनने में कितना टाइम लगा। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन और वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने के लिए, जैसे कि भाई ये वेव है, ये एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने के लिए, पूरे 4 क्वार्टर पार्ट्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 4 क्वार्टर पार्ट्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसका उल्टा, कि एक सेकंड में कितने क्वार्टर पार्ट्स आपने कंप्लीट करे, एक सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट करा, या फिर एक सेकंड में कितनी वेव बनी, सारी बातें एक ही है। ठीक है, वो है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा। एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, कैपिटल टी। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, सेकंड्स। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड्स। सिंबल हो गया कैपिटल टी, यूनिट हो गई सेकंड्स। सिंबल हो गया कैपिटल टी, यूनिट हो गई सेकंड्स। और टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। अब सिंस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अलग अलग है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के पूरे उल्टे हैं, इनवर्स है, इसीलिए हम उसका रिलेशन भी क्या लिखते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर है। टाइम पीरियड जो है वो 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर है। देखो टाइम पीरियड जो है 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये बोलता है कि ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन बनने में कितना टाइम लगा, और ये बताता है कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन हुए। तो दोनों ही कन्वर्स बातें बोल रहे हैं। दैट इज व्हाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, 1/t, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में पूरे तरीके से उल्टे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड, स्पीड का मतलब होता है बेटा v, वेलोसिटी v। स्पीड का मतलब वेलोसिटी v। v नाम की वेलोसिटी से अगर अपन आगे चल रहे हैं, स्पीड मतलब क्या, कितना यूनिट डिस्टेंस कोई वेव कवर कर रही है यूनिट टाइम में, कितना डिस्टेंस वेव कवर कर रही है कितना टाइम में। ठीक है, और डिस्टेंस, स्पीड, साउंड वेव की दुनिया में डिस्टेंस कौन है, लेंथ कौन है, वेवलेंथ। ठीक है, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ बना कितना टाइम में, दैट इज नोन एज स्पीड। क्या होगा इसकी नॉर्मल डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव इन यूनिट टाइम। और डिस्टेंस यहां पर क्या है बेटा, डिस्टेंस यहां पर याद रखिएगा, डिस्टेंस से हमारा मतलब है वेवलेंथ। ठीक है, कितना वेवलेंथ कवर किया हमने कितने टाइम में, कितना वेवलेंथ बनाया कितने टाइम में। ठीक है, यूनिट इसकी वही मीटर पर सेकेंड, सिंबल v। ठीक है, और अगर हम देखें कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर v इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव। डिस्टेंस यहां पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, और टाइम क्या है, टाइम पीरियड वाला टाइम। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, इसका फॉर्मूला बन जाता है। और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू एफ भी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये होते हैं इसके दो फॉर्मूलास। ठीक, अभी के लिए अपन समझते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या है, तो कितने सेकंड, कितना वेवलेंथ चले अपन कितना टाइम में, कितना वेवलेंथ चले कितना टाइम में, दैट इज नोन एज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द साउंड। वेवलेंथ क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डिस्टेंस की जो सिमिलर क्वांटिटी है साउंड के अंदर वो वेवलेंथ ही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो स्पीड है साउंड की ये कितनी है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो स्पीड साउंड की जो होती है बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो मीडियम और डेंसिटी। मीडियम मतलब साउंड वेव कहां चल रही है। आप सबको पता है कि साउंड वेव हर जगह नहीं चल सकती, साउंड वेव सिर्फ उसी मीडियम में चल सकती है जहां पर उसको पार्टिकल्स मिल रहे हैं। जहां पर पार्टिकल्स होंगे वहीं पर साउंड वेव चलेगा, नहीं तो वो चल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जो मीडियम हो सकते हैं वो या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। ठीक है, अब मीडियम जितना रेयर होता है साउंड वेव की स्पीड उतनी ही कम होती है। जितना रेयर होगा साउंड वेव की स्पीड उतनी कम रहेगी। मतलब पार्टिकल जितना दूर, उनको कोलाइड करने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी ना। पार्टिकल जब तक कोलाइड नहीं होगी तब तक वाइब्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए गैस या पार्टिकल जो साउंड वेव की स्पीड है वो कम होती है, उससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा सॉलिड में। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी में बढ़ाऊंगा इसका मतलब पार्टिकल्स पास पास हैं, जितने पार्टिकल्स पास पास आएंगे साउंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। दैट इज व्हाई हम ये देखते हैं कि भाई सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम रहती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होती है,
और गैसेस के अंदर मिनिमम स्पीड होती है, ठीक है, और लिक्विड्स के अंदर मॉडरेट स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जितनी ज्यादा, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए पार्टिकल्स पास पास आराम से कोलाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 6000, 6000, 5, 4, 3, यहाँ पे देखो 1, 1, 1, 1, और यहाँ पर कुछ हंड्रेड्स में आ गई स्पीड। एयर के अंदर की स्पीड हमको याद रहनी चाहिए बेटा 346 मीटर पर सेकेंड। कई बुक में 344 भी लिखा होता है, लेकिन आप 346 लिए जो बुक में एनसीईआरटी में दिया हो आपको वही लेना है, इस बात को याद रखिएगा। सॉलिड में स्पीड ज्यादा क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। अब पार्टिकल्स पास होने से क्या होता है, जितना पास पार्टिकल होगा उसको वाइब्रेट करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो आराम से वाइब्रेशन को आगे भेज सकता है। पार्टिकल्स बहुत पास पास है ना, आराम से वाइब्रेशन कोलाइड करते करते आगे जा सकता है। बट पार्टिकल्स अगर दूर है तो कोलिजन के लिए पार्टिकल्स को ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके अंदर टाइम लगेगा और साउंड की स्पीड कम होगी। ठीक है, क्लियर हो गई? स्पीड वाली पिक्चर कहानी भी क्लियर हो गई कि स्पीड क्या है, कितना वेवलेंथ कितना टाइम में बना, दैट इज द स्पीड। अगले फैक्टर की अपन बात करते हैं बेटा। अगले फैक्टर का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। अगले फैक्टर का मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एम्पलीट्यूड होता है कि कोई भी साउंड वेव कितना मैक्सिमम वर्टिकल वाई एक्सिस पे कितना चल रही है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस जो वाई एक्सिस पे चल रहा है वो भी ज्यादा होगा। भाई एम्पलीट्यूड समझना हो तो फोन का रिकॉर्डर निकालो, रिकॉर्डर में धीरे धीरे बोलो तो जो वेव फॉर्म बनेगा वो बहुत नीचे नीचे बनेगा। जोर जोर से बोलोगे तो वेव फॉर्म में से ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वही एम्पलीट्यूड है कि कितना वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस साउंड वेव ट्रांसफर कर रही है, चल रही है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या डिटरमाइन करता है बेटा? ये डिटरमाइन करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। कितनी ज्यादा आवाज तेज रहेगी, तेज वॉल्यूम पे सुनाई देगी। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउड नॉइस, आवाज, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउड। वही देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम क्यों है? इतने ही वर्टिकल डिस्टेंस चले, वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एम्पलीट्यूड बना रहा हूं, ये रख लो एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसमें आप वाई एक्सिस पे बहुत कम चल रहे हो, और अगर हाई एम्पलीट्यूड रहेगा तो वाई एक्सिस पे आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस ऑफ द साउंड, कि कितनी भारी है कोई आवाज, सॉरी कितनी ज्यादा वॉल्यूम पर सुनाई दे रही है कोई आवाज। तो ये है बेटा अपने 5 क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। वेवलेंथ, द कॉन्स्टिट्यूट ट्रफ और क्रेस्ट के बीच की दूरी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, वेलोसिटी कितना वेवलेंथ कितना टाइम में चला, और टाइम पीरियड एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक रिलेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। भाई देखो बहुत सिंपल है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पर इस दुनिया में, साउंड की दुनिया में वेलोसिटी हम बोल रहे हैं तो v, डिस्टेंस लेंथ की यूनिट क्या है लैम्डा, और टाइम क्या है कैपिटल टी। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t के बराबर है, तो यहां पर मैं इसको 1/t को क्या लिख सकता हूं, वेवलेंथ बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वेलोसिटी बराबर लैम्डा अपॉन टी और वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इतना पार्ट समझ रहे हैं ना बेटा? ये हो गए अपने सारे के सारे साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, 5 कैरेक्टरिस्टिक और उनके डिपेंडेंस की फ्रीक्वेंसी के ऊपर पिच डिपेंड कर रही है। देन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ रहा है, देन लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम इसी का एक बार रिकैप्सुलेशन करेंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, उसके बाद हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। मैं क्षितिज माली आपके साथ हमेशा बना हूं। प्लीज वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।